नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। बंगाल हिंसा पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ममता बनर्जी पर जमकर हमला बोला है। जेपी नड्डा ने यह कहा है कि ये बंटवारे की तरफ बढ़ता बंगाल है। ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए बंगाल में हिंसा की निंदा की है और बंगाल में बंटवारे जैसी स्थिति है, ये जेपी नड्डा ने कहा। सुनिए। भारतीय जनता पार्टी ही ऐसी पार्टी है जिसने अपने भारतीय जनसंघ के दिनों से आज दिन तक अपने स्टैंड में कंसिस्टेंसी रखते हुए मानवता की सेवा को सबसे ऊपर, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इसको लेकर के हम चलते रहे हैं। उसको हम पूरा करेंगे। मित्रों, मैं एक बात और भी कहना चाहता हूं। जब नतीजे आ रहे थे और नतीजों का कंक्लूजन हो रहा था, तो उससे पहले ही नरेंद्र तोमर जी ने, भारत के कृषि मंत्री ने, ममता जी को चिट्ठी लिखी है और कहा है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के लिए किसानों की लिस्ट को भेजो। वी स्टैंड कमिटेड। बंगाल के किसान, जिनको हमने कहा है, वायदा किया है, हम अपनी मोदी जी का सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इसको हम पूरा करेंगे। ये हम आपको बताना चाहते हैं। और मैं चाहूंगा कि ममता जी पर अब सुबुद्धि आए और वह आयुष्मान भारत के बीच में उनका अहम न खड़ा हो जाए, इसकी भी उनको चिंता करनी चाहिए। इसके बारे में भी विचार करना चाहिए। हमें जो जनादेश मिला हम उसको पूरा करेंगे, लेकिन बंगाल की जनता की सेवा में हम कतई पीछे नहीं हटेंगे। यह भी हम आपको बता देना चाहते हैं। ये जो घटनाएं घटी हैं, मैं बड़े स्पष्ट शब्दों में कहता हूं, मैं जमीन से आया हुआ आदमी हूं और हमारी पार्टी हर विषय को लड़ना जानती है। हम इसको कंक्लूसिव एंड निर्णायक मोड़ तक और साधारण बंगाली की अस्मिता और साधारण बंगाली को इज्जत के साथ जीने का मौका मिल सके, इसका वातावरण बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। मैं चाहूंगा आप सबसे, हमने प्रेस को रिलीज किया है, हमारे शपथ पत्र को आप जरूर पढ़ें और हमारे शपथ पत्र को आप जरूर हाईलाइट करें, जिसमें हम लोगों ने कहा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, जिसमें हमने कहा है कि बाबा भीमराव अम्बेडकर भारत रत्न के रास्ते पर बताए हुए संविधान की रक्षा करते हुए हम आगे बढ़ेंगे और संविधान में सभी लोगों का फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम टू लिव, ये सारी चीजों का हम ध्यान रखते हुए हम आगे बढ़ेंगे। और ये तुष्टीकरण की राजनीति, ये सिलेक्टिविज्म, इसको हम नस्तो नाबूद करेंगे। ये मैं आपको कहना चाहता हूं। मित्रों, मैं बहुत पीड़ा में हूं। मुझे ये 21वीं शताब्दी का बंगाल जो दिख रहा है, मैंने पहले भी कहा था, मैं फिर से रीइटरेट करता हूं, ममता जी की बंगाल की संस्कृति बंगाल की संस्कृति नहीं है। न उनकी भाषा बंगाली रिप्रेजेंट होती है, न उनका कर्तृत्व बंगाल को रिप्रेजेंट करता है। आज श्री अरविंदो क्या सोचते होंगे? आज रविन्द्रनाथ ठाकुर को क्या लगता होगा बंगाल के बारे में? आज सुभाष चंद्र बोस को क्या लगता होगा? आप बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय को क्या लगता होगा? क्या बंगाल जो रिलीजियस रिफॉर्मेशन और जिसको बोलते हैं कि हर तरीके का रिवॉल्यूशन लाने वाला बंगाल था, व्हाट बंगाल थिंक्स टुडे, इंडिया थिंक्स टुमारो, ऐसे बंगाल को कहां ला करके खड़ा कर दिया और कहां, किस परिस्थिति में ला करके खड़ा कर दिया। ये तस्वीरें दिल दहलाती हैं और भारतीय जनता पार्टी इस लड़ाई को लड़ने के लिए कृत संकल्प है। वी आर कमिटेड टू फाइट। आपका प्रश्न लेने के लिए मैं तैयार हूं। हमारे जनरल सेक्रेटरी और यहां उपस्थित हमारे मीडिया के साथी, आज मुझे चुनाव के नतीजे के 2 दिन पश्चात ही यहां आना पड़ा है और पिछले कल से मैं यहां पर हूं और आप सबके साथ इस प्रेस वार्ता में मुलाकात हो रही है। मैं ये कहना चाहता हूं कि जो बहुत ही निर्दयता से किलिंग्स हुई हैं हमारे बंगाली जनता की
और बंगाल में रहने वाले लोगों की, इसकी मैं तीव्र निंदा करता हूं। जबरदस्त आरोप ममता बनर्जी पर लगाया है। बंटवारे की राजनीति वो कर रही हैं और हमारे 14 बीजेपी के कार्यकर्ता मारे गए हैं। जेपी नड्डा ने कहा, आज ममता बनर्जी ने तीसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली। कोरोना के चलते ममता बनर्जी ने अकेले ही शपथ ली। ठीक आज दोपहर में उन्होंने शपथ की हैट्रिक तय कर ली, लेकिन इसके बाद जो कुछ हुआ वो सोचा नहीं गया था। मुख्यमंत्री और राज्यपाल के बीच तनातनी का दौर दिखा। पहले राज्यपाल ने ममता को राजपाट से कानून चलाने की नसीहत दी तो ममता ने फौरन तल्खी के साथ जवाब भी दिया। शपथ ग्रहण के फौरन बाद तक तो सब कुछ ठीक था। ममता बनर्जी ने अपनी सरकार की प्राथमिकता भी बताई, लेकिन राज्यपाल ने जब संविधान की मर्यादा समझाई तो ममता के तेवर भी सख्त हो गए। राज्यपाल के हर सवाल का उन्होंने उसी तल्ख अंदाज में जवाब दिया। We are at the moment in a very difficult crisis. I am getting reports from within and outside the country. People are worried. I have been in touch with the Honorable Chief Minister. She has taken steps when I indicated to her. Our first priority is we must bring end to this senseless violence, horrendous violence that has affected society at large. Post-poll violence, if it is retributive, is antithetical to democracy. সেখানে আমরা দেখে নেব যাতে কোনো রকম কেউ যাতে এখান থেকে রেহাই না পায় এবং আজকেই গিয়ে আমি নতুন সেটআপ তৈরি করব। তার কারণ 3 মাস এই সেটআপটা আমার ছিল না, সুতরাং অনেক ইনএফিশিয়েন্সি ছিল। সুতরাং বাদবাকিটা আমি অ্যাপিল করব কেউ যেন কারো প্রতি প্রতিহিংসা পরায়ণ আচরণ না করে। Post poll violence, if it is retributive, is antithetical to democracy. I have every hope that the Chief Minister on urgent basis will take all steps to restore rule of law and ensure that those who have been hurt, particularly children and women, relief is accorded on a priority basis. আমি আজকে এক্ষুনি শপথ নিলাম। এর আগে আপনারা জানেন ইলেকশন কমিশনের আন্ডারে 3 মাস এই গভর্নমেন্টের পুলিশরা সবাই কাজ করেছে। সুতরাং কিছু কিছু স্পোরাডিক ইনসিডেন্ট হয়েছে এবং বিশেষ করে কোনো পলিটিক্যাল পার্টি যেখানে জিতেছে সেখানে অত্যাচার বেশি করছে। Also expect from the new government a new commitment, a new approach of cooperative federalism. It's a country where we survive only by adherence to constitutional prescriptions. I have every hope the Chief Minister, my younger sister, would rise to the occasion. It is not usual for a person to get a third term in a row, and I'm sure she would do it. যে আমি সবাইকে, সব রাজনৈতিক দলের কাছে আবেদন করব যে সবাই শান্তি বজায় রাখুন, শৃঙ্খলা বজায় রাখুন, সংহতি বজায় রাখুন। বাংলা কিন্তু কোনো অশান্তি পছন্দ করে না এবং আমি নিজেও করি না। আমি প্রত্যেককে বলবো প্লিজ টেক প্রপার কেয়ার যাতে কোনো ভায়োলেন্স কোথাও না হয় এবং কোথাও কোথাও ইলেকশনের পরে কিছু স্পোরাডিক ইনসিডেন্ট হয়। আমি আজ থেকে ল অ্যান্ড অর্ডার ট্যাকেল করব এবং কঠোর হস্তে আমি এগুলো মোকাবিলা করব। এটা আমার সেকেন্ড কাজ। আমি ফিরে গিয়ে আমি যেটা ল অ্যান্ড অর্ডারের যেখানে যাদের পোস্টিং করা সেগুলো করে যাতে কোনো রকম কোনো অশান্তি কোথাও না হয়, আর যদি কেউ অশান্তি করে তার বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ নিতে আমি কিন্তু পেছপা হব না। तो बंगाल में जैसे ही विधानसभा चुनाव के परिणाम घोषित हुए उसके बाद जबरदस्त हिंसा की शुरुआत हो गई। बीजेपी के दफ्तरों में आग लगाई जाने लगी और बीजेपी ने यह आरोप लगाया कि उनके कार्यकर्ताओं को, उनके नेताओं को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है। अब से बस कुछ ही देर पहले आपने खुद देखा, जेपी नड्डा बीजेपी अध्यक्ष ने कहा कि हमारे 14 कार्यकर्ता मारे गए हैं। लेकिन यह आरोप टीएमसी की तरफ से भी है, लेफ्ट की तरफ से भी है। डॉक्टर संबित पात्रा, रिजू दत्ता जी, जयंत घोषाल जी, आप तीनों का स्वागत, तीनों को नमस्कार। रिजू दत्ता जी, बहुत बड़ी जीत आपकी, तीसरी बार लगातार हैट्रिक आपने लगा दी। जब आप जीतते हैं तो जश्न भी मनाना चाहिए, जोश भी आता है, खुशी भी होती है, लेकिन ये कोरोना चल रहा था, पहले ये तय हो चुका था कि जश्न नहीं मनाया जाएगा, विजयी जुलूस नहीं निकाला जाएगा। लेकिन आपके किसी भी बड़े नेता की तरफ से रिजू जी ये बात सामने नहीं आई
कि किसी को नुकसान ना पहुंचाएं, अपनी खुशी जरूर मनाएं। खुशी में तो दूसरे को मिठाई खिलानी चाहिए, दूसरे को गले लगाना चाहिए, गम तकलीफ और एक दूसरे के प्रति जो नफरत है उसे भूलकर आगे बढ़ना चाहिए, साथ लेना चाहिए। आपको तो बंगाल की जनता ने जनादेश दे दिया था, एक बार फिर से सत्ता सौंप दी थी। क्यों ऐसी कोशिश नहीं हुई रिजू दत्ता जी कि यह हिंसा रुकती, इतनी नहीं बढ़ती, इतने लोगों की जान नहीं जाती? सही जी, पहले तो आपको भी बहुत बहुत नमस्कार। देखिए, ये एक दिन का बात नहीं है कि एक जनादेश मिल गया, तृणमूल को बहुमत मिल गया और मारामारी शुरू हो गया। हमको इतना बड़ा मेजॉरिटी मिला है, हम क्यों मारामारी करने जाएंगे? बट आपको थोड़ा पीछे चलना पड़ेगा इसके लिए, क्योंकि ये जो बीजेपी है, हम बहुत बार इस पे लेके बहस कर चुके हैं कि इलेक्शन कैंपेन में इन लोगों ने, इनके जो नेता थे, इनके जो राजनेता थे, उनके जो भड़काने वाले बयान थे, उसी का फलन है ये सब। आप आग के साथ 3 महीना खेलोगे तो कभी ना कभी आपका तो हाथ जलेगा। बट हम टीएमसी पार्टी के तरफ से हर तरीके की वायलेंस का खंडन करते हैं। आपको मैं याद दिला देना चाहता हूं, कल रात, आज तो सुबह ममता बनर्जी ने शपथ लिया, कल आप मेरे को खत्म करने दीजिए। मैं आपको रोकना बिल्कुल नहीं चाहता था रिजू भाई, बिल्कुल नहीं रोकना चाहता था, लेकिन आपकी 2 बातों पर आपत्ति है। एक तो ये कि आप ये कहना चाहते हैं कि वो चुनाव प्रचार के दौरान ऐसे भाषण दिए गए जिनका ये प्रतिफल है, जिसके कारण ये हिंसा हुई है, आप ये कहना चाहते हैं। और दूसरी बात आपकी कि आप अपने कार्यकर्ताओं को ये संदेश आपके नेता की तरफ से नहीं जाता, ये तो अजीब बात है। अगर कोई गलत कर रहा है तो आप क्या अपने कार्यकर्ताओं को खुला छोड़ देंगे कि जाओ मारो, दफ्तरों में बीजेपी की आग लगा दो, उनके कार्यकर्ताओं को पीटो? ये कैसे हो सकता है रिजू जी? आपने सईद जी मेरे को नहीं रोकते तो मैं यही बात बोलने वाला हूं। देखिए, हमारे पास जो रिपोर्ट है उस हिसाब से 4 से 5 तृणमूल के कार्यकर्ता मारे गए हैं और बीजेपी के 6 से 7 कार्यकर्ता मारे गए हैं। अब उसमें हमारे पास ये भी रिपोर्ट है कि उसमें 80% जो झमेले हुए हैं, आग लगाए गए पार्टी ऑफिस में, ये पुराना बीजेपी और नया बीजेपी का लड़ाई है, जो कैंडिडेट लिस्ट डिक्लेयर होने के टाइम पे भी हमने देखा था। पर मैं आपको एक चीज बताऊं सईद जी, आज ममता बनर्जी ने शपथ लिया, कल शाम को उन्होंने पुलिस के अफसरों के साथ ऑलरेडी मीटिंग कर चुके थे। आज शपथ लेने के बाद उन्होंने डीजीपी को रीइंस्टेट किया, जिसको ईसी ने हटा दिया था, और एडीजी लॉ एंड ऑर्डर को उन्होंने रीइंस्टेट किया, जिसको ईसी ने हटा दिया था। और कल रात से आज तक हिंसा हुई है, हम उसका खंडन करते हैं और हम आपके चैनल पे बोल रहे हैं, जो हमारी सुप्रीमो में ने कहा है, जो लोग इस हिंसा में शामिल थे वो किसी भी पार्टी के हो, उनपे सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। बट कल रात उनकी मीटिंग के बाद आज उनका शपथ ग्रहण, सब हाई कमांड के पुलिस ऑफिसर्स रीइंस्टेट होने के बाद, आप बताइए मुझे 24 घंटे में क्या हुआ? बीजेपी के राजनेता आ जाते हैं, यही सवाल। 5 स्टार रिजू जी, एक सेकंड, 5 स्टार एसी रूम में ठीक है, मैं आपको बोलने का पूरा मौका दूंगा, लेकिन यही सवाल है, यही वो सवाल है कि जब चुनाव परिणाम आए उस समय ममता बनर्जी मुख्यमंत्री नहीं थी, सही बात है, केंद्रीय बलों के हाथ में, चुनाव आयोग के हाथ में राज्य की कमान थी, लेकिन आपने तब क्यों नहीं कहा, अरे अपने ही लोगों को रोक लेते, 4 लोगों को मरने से बचा लेते? हिंसा आज जो आप कार्रवाई कर रहे हैं, आज मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद जो ममता बनर्जी बोल रही है, अगर ममता बनर्जी उस वक्त बोल देती तो उनको इतना बड़ा जनादेश दिया था। क्या आपको लगता है रिजू जी कि ममता जी की बात बंगाल की जनता नहीं मानती? तब आपके नेताओं की तरफ से यह कहा गया कि साहब हमारे हाथ में तो कुछ नहीं है। और यहां पर शक होता है, यहां शंका होती है कि आप एक जिम्मेदार दल होने के नाते 10 साल से 2 बार से वहां पर सत्ता पर काबिज हैं, आपकी जनता है, और उसको आप मरने के लिए कैसे छोड़ सकते हैं? ये यहां पर तकलीफ होती है रिजू जी। देखिए सईद जी, मैं फिर से आपको बोल रहा हूं, इतना बड़ा जनादेश मिलने के बाद हम तो कोई एस्ट्रोलॉजर नहीं है जिसको पता चलेगा कि ऐसा माहौल होगा। और जब जिस समय ये पता चला, उस समय आपको मैं याद दिला दूं, ममता बनर्जी का एक कोट आया था कि मैं सबको बोलूंगा कि कानून को अपने हाथ में मत लीजिए और ये आग मत भड़काइए। बट वो क्या करेंगी? उनके हाथ में तो क्षमता नहीं था। जब से उनके हाथ में क्षमता आई, आप मुझे बताइए लास्ट 24 घंटे में आपके चैनल में क्या रिपोर्ट है, क्या हिंसा का वारदात हुआ है बंगाल में? आप पहले इनसे पूछिए ना कि ये लोग क्यों ये करते हैं, क्यों अपने बीच में मारामारी कर रहे हैं, क्यों ये लोग भड़काने वाले भाषण देते हैं और फिर इनके राजनेता आके एसी कमरे में बैठ के धरना कर रहे हैं। इनको तो भारत रत्न मिलना चाहिए नड्डा जी का ऐसे धरना प्रदर्शन के लिए। नहीं, ठीक है, मुझे तो समझ में नहीं आता रिजू जी, बहुत बहुत अच्छी बात है, तंज व्यंग्य ना करें। क्यों? देखिए, कड़वाहट भूलिए ना,
व्यंग्य मत कीजिए। भारत रत्न नहीं है, ये कड़वाहट नहीं है तो और क्या? ये नहीं तो भूल, अरे नहीं, निकाल दीजिए, निकालिए रिजू जी। रिजू जी, जनता सर्वोपरि होती है, जनता सर्वोपरि होती है। सही, एक सेकंड, एक चीज बोलने दीजिए। ये करवाहट, ये गुस्सा इसलिए है क्योंकि लास्ट 24 घंटे में, और मैं कुछ पत्रकार, विशिष्ट पत्रकार, उनका नाम नहीं लेना चाहता, उनके सोशल मीडिया प्रोफाइल में ऐसे ऐसे फेक फोटोज डाले गए हैं। बीजेपी का हर एक फेक फोटो, वेस्ट बंगाल पुलिस, वेस्ट बंगाल सीआईडी को आके बोलना, वो हम हाँ पूछेंगे, ठीक है, वो जयंतो दास से पूछेंगे। रिजू जी जयंतो दास से पूछेंगे कि ये जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी चल रही है, बस ठीक है। नहीं, लेकिन प्लीज आप भूलिए। देखिए, अब तो सबसे बड़ा, अब तो मुख्य विपक्षी दल है बीजेपी। अगर आप बीजेपी को साथ लेकर नहीं चलेंगे तो बंगाल का विकास कैसे करेंगे? अगर बीजेपी को अभी नहीं अपनाएंगे, अभी भी अगर बाहरी बोलेंगे तो कैसे काम चलेगा? भाई ऐसा तो नहीं कि नकार, नहीं, एक सेकंड, ऐसा तो नहीं कि बंगाल की जनता ने बीजेपी को नकार दिया बिल्कुल। भाई 3 से 70 के पार ले आए ना, फोन कर रहे हैं हमें, ठीक है। इनके 40 एमएलए और 4 एमपी फोन कर रहे हैं। 2024 तक बीजेपी ऑपोजिशन में रहेगा कि नहीं, वो संबित जी से पूछ लीजिए। नहीं, आप देखिए, ये भविष्य तो कोई नहीं जानता, आप भी नहीं जानते थे, आप भी लड़ रहे थे चुनाव, कोई बात नहीं। चलिए हम संबित जी के पास जाते हैं, डॉक्टर संबित पात्रा। संबित जी, जो हुआ दुखद हुआ, पूरा देश उससे दुखी है। जो तस्वीरें आई, जो वीडियोज आए, वो वाकई दिल दहला देने वाले थे। लेकिन संबित जी, ये भी कहा गया कि वहां केंद्रीय बल मौजूद था। केंद्र सरकार की तरफ से बार बार हमने कैलाश जी से भी बात की उसी दिन जब बहुत ज्यादा हिंसा बंगाल में हो रही थी, परिणाम वाले दिन। क्या आपको लगता है कि कोई कार्रवाई हुई ही नहीं? पुलिस प्रशासन या केंद्रीय सुरक्षा बल, जो वहां पर 200 कंपनियां तैनात थी, संबित जी, किसी ने कुछ नहीं किया? सही जी, मैं तो बड़े ध्यान से सुन रहा था और मुझे लगता है जब लोग मर रहे हो और जब महिलाओं की अस्मिता लुट रही हो, जब बालों से खींच करके महिलाओं को घर से बाहर निकाल दिया जाए, जब घरों में आग लगा दी जाए, कम से कम हम संवेदना दिखाएं, चिल्ला करके भाषण यहाँ देने का प्रयास न करें और ना ही अहंकार के लिए कोई स्थान होना चाहिए। मैं एक एक करके हर विषय का जवाब दूंगा। नंबर 1, सबसे अधिक यहाँ शब्द का इस्तेमाल हुआ है, ये फेक है, फेक है, फेक है। आज ममता जी ने भी कहा, ये 14 लोग जो मारे गए, ये फेक लोग तो नहीं है ना, ये फेक लाश तो नहीं है, कोई वर्चुअल लाशें तो नहीं है, ये सच्ची लाशें हैं। ये अभिजीत सरकार की लाश, ये शोभा रानी मंडल की लाश, ये उत्तम घोष का लाश, ये हरम अधिकारी का लाश, मौमिक मोइत्रा की लाश, गौरव सरकार का लाश, सुदीप विश्वास का लाश। इसमें मुस्कुराने की भी कोई बात नहीं है, ये मनुष्यों के जीवन का सवाल है। और ये कोई बाहर के लोग नहीं थे, कोई हिंदी स्पीकिंग लोग नहीं थे जो उनको मार के आप कहें कि हमने बाहरियों को मार दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बंगाली लोग थे, नंबर 1। नंबर 2, आप भूल जाइए संबित पात्रा क्या कहता है। मैं तो आज तक इतना बड़ा चैनल है, उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, अभिजीत सरकार के फेसबुक में जो उसने लाइव स्ट्रीम किया है मरने से पहले, वो दिखा दीजिए। वो तो डाइंग डिक्लेरेशन माना जाएगा। अभिजीत सरकार खुद कहता है मैं बीजेपी का बूथ एजेंट था, बीजेपी का कार्यकर्ता हूं, और देखो मेरे घर में टीएमसी के गुंडे घुस गए हैं। वो तो वहां का जो विधायक टीएमसी का चुना गया है उसका नाम तक लेता है कि उसके लोग मेरे घर में घुस गए हैं। मैं डॉग लवर हूं, मैंने कुत्ता पाला हुआ था, मेरे कुत्ते ने कई पपीज दिए थे, उन पपीज को मार मार करके फेंक करके मार दिया गया, उनका खून बह रहा है, घर में मेरी आग लगा दी गई और उसके आधे घंटे के बाद उसे सड़क पर खींच करके बीच सड़क पे मार दिया जाता है। ये तो उसके फेसबुक लाइव स्ट्रीम में मौजूद है, हम सब ने देखा है, और हृदय विदारक ये विषय था, उसको फेक बताया जा रहा है। शोभा रानी मंडल, इस महिला की क्या गड़बड़ी थी? इसने क्या पाप किया था? बस इतना ही इसका पाप था कि इसका बेटा भारतीय जनता पार्टी का एक बूथ एजेंट था। मैं इतना कहना चाहता हूं, ये कहा जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन और सीआरपीएफ, आप अभिजीत सरकार के फेसबुक स्ट्रीम को देखिए, उसने कहा है यहां पुलिस मौजूद है मेरे घर के बाहर, मेरे को घसीटा जा रहा है, पुलिस कुछ नहीं कर रही, मेरे घर को आग लगाया जा रहा है, पुलिस कुछ नहीं कर रही है। ये सब विजुअल मौजूद है। ये डाइंग डिक्लेरेशन एक मरते हुए आदमी का, और मरता हुआ आदमी कभी झूठ नहीं बोलता है। और मैं पूछना चाहता हूं, सोचिए 325 सीट लेके जब उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार बनी थी प्रचंड बहुमत के साथ, अगर इसी अहंकार के साथ हम कहते समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, बीएसपी के कार्यकर्ता, कांग्रेस के कार्यकर्ता मारे जा रहे हैं, इसके लिए हम दायी नहीं है। अगर वहां 14 लोगों की हत्या हो जाती, क्योंकि वो तो इलेक्शन कमीशन का है, ये माफ कर देते हम। अखलाक की हत्या हमारे सरकार के समय भी नहीं हुई थी, समाजवादी पार्टी की सरकार थी तब हुई थी, फिर भी ये यूनाइटेड नेशन तक गूंज चली गई थी। ये तो हिंदुत्व फोर्सेस ने मार दिया जो चीज आपके। और यहां अभी रिजू जी कह रहे थे हम एस्ट्रोलॉजर थोड़े ही हैं जो हम जान जाएंगे कि क्या होने वाला है। क्यों?
ममता जी का वो वीडियो आपने देखा नहीं है? ममता जी अपने आखिरी भाषण में क्या कह रही थी? कह रही थी ठीक है, आज तो ये सीआरपीएफ वाले, ये बाहरी लोग हमारे ऊपर इतना अत्याचार कर रहे हैं, एक दिन तो ये बाहरी चले जाएंगे, सीआरपीएफ भी चले जाएंगे, तो भाई की होबे, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद तो हमारा समय होगा ना। और आज पूरा विश्व देख रहा है, तो भाई की होबे, उसके बाद क्या होगा? सरस्वती जाना वो महिला, उसकी तस्वीर आज मैं ट्विटर में और सोशल मीडिया में देखता हूं तो रूह कांप उठती है। नंदीग्राम में घसीट कर, और भूल जाइए हम लोगों को, अरे बड़े बड़े पत्रकारों के साथ जिस प्रकार का, कुछ नामी पत्रकार जो नेशनल मीडिया के साथ है, नंदीग्राम में काउंटिंग के समय जो वो महिला मौजूद थी, उसके साथ क्या हुआ वो तो उन्होंने खुद वीडियो में डाला हुआ है। रिजू जी, जो हो रहा है वो मुझे 1946 का जो डायरेक्ट एक्शन डे था उसकी याद दिलाती है। लगभग 1000 कार्यकर्ता हमारे आज भाग करके धुबरी आसाम में गए हैं, और आप कह रहे हैं कि हमारे अध्यक्ष को भारत रत्न देना चाहिए क्योंकि वो छुप करके एसी कमरे में बैठ करके वहां ड्रामा कर रहे हैं। नहीं, हमारे अध्यक्ष आज उन कार्यकर्ताओं के साथ एकमुश्त होकर खड़े हैं, और इन भीषण परिस्थितियों में घर घर जाके, मैं कल मेरे अध्यक्ष के फोटो को देखा, अभिजीत सरकार के मां को समझा रहे थे, वो रो रही थी। वो ड्रामा नहीं है, जिसका बेटा मर गया है उसकी मां का रोना ड्रामा नहीं है, और उसकी मां को हमारे अध्यक्ष का समझाना ये नाटक नहीं है। प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, इसको नाटक ना कहा जाए। संबित जी, रिजू जी, आपने संबित जी को बिल्कुल नहीं रोका, बहुत बार आपने कुछ बोलने की कोशिश की, लेकिन ये अच्छी बात है। और संबित जी, ये जाहिर सी बात है, कुछ सवाल संबित जी के भी हैं जिनके जवाब आप देना चाहते होंगे, लेकिन उनमें से कुछ सवाल भी निकले हैं रिजू जी, जैसे कि अगर बीजेपी के कार्यकर्ता अब कोलकाता की तरफ आ रहे हैं भाग भाग कर अपना घर बार छोड़कर, तो ये आपको भी अब सोचना होगा। इस पर आगे बात करेंगे, लेकिन कोलकाता नहीं, वहां भी गए हैं। कैलाश जी ने कहा कि वहां भी गए हैं बंगाल से, जिन लोगों जो हिंसा हुई ना चुनाव परिणाम के दिन, संबित जी, तो कोलकाता में उन्होंने कहा कि हम लोगों ने धर्मशालाएं ली हैं, वहां उन लोगों को रख रहे हैं, परिवार वाले तक आए हैं, ऐसी खबरें हैं संबित जी। और ये कैलाश जी ने कहा, ये तो आपके महासचिव ने। जी जयंतुदा, हम 2 सवाल आपसे पूछना चाहेंगे, और बहुत जिस शांति से चर्चा हो रही है इसी से करें। तो आज बंगाल में जो लोग प्रभावित हुए हैं, जिनके घर जलाए गए हैं, जिनके घरों के लोग मारे गए हैं, उनको थोड़ा सा ये हमें लगता है आश्वासन मिलेगा कि कल सब कुछ ठीक हो जाएगा, आज से बंगाल में सब ठीक हो जाएगा और देश में भी अच्छा संदेश जाएगा। जयंतुदा, बंगाल में चुनावी हिंसा का कोई ऐसा नहीं है आज की बात है या इस चुनाव में हुआ है, बहुत लंबा पुराना इतिहास है, आपसे बेहतर सर जयंतुदा हम नहीं जानते। लेकिन जयंतुदा, आज जो राज्यपाल ने शपथ ग्रहण के बाद, तुरंत बाद शपथ दिलाने के बाद ममता बनर्जी को उनका राजधर्म याद दिलवाया है, आपको याद आता है कभी ऐसा पहले कभी हुआ हो जयंतुदा? देखिए, इसमें 2-3 बिंदु है जो मैं कहना चाहूंगा, बहुत संक्षेप में बोलने का कोशिश कर रहा हूं। सबसे पहली बात है, आप जो पूछ रहे हैं कि ये जो हिंसा का परंपरा बंगाल में है, लेकिन मैं इतिहास में नहीं जाना चाहता हूं, हिस्ट्री रिपीट्स हिस्ट्री। एक समय ममता बनर्जी ने सीपीएम के खिलाफ, जब सीपीएम जीतते थे और ममता बनर्जी कोशिश करके भी हार जाते थे, आज जैसे बीजेपी हार गए, तो ममता बनर्जी उस समय नेशनल लेवल में भी आके, मुझे याद है उस समय वोट क्लब का परमिशन भी मिलता था, और जितने एमएलए जीते थे सबको लेके आके, इट्स ए गुड आइडिया, फूड फॉर थॉट फॉर बीजेपी ऑल्सो, बीजेपी कैन फॉलो ममताज पाथ, और वो आके यह धरना दे सकते हैं। लेकिन दिल्ली में धरना देने से तो दिल्ली सरकार के खिलाफ चला जाएगा, तो इसीलिए बंगाल में धरना देना अभी बीजेपी ये कर रहे हैं, तो ये कल्चरली वायलेंस का प्रोन है। लेकिन मेरा कहना सिर्फ ये है, आज गवर्नर साहब और ममता जी ने जो कहे हैं उसमें अगर डिबेट में जाएंगे, गवर्नर को कितना बोलना चाहिए, कितना नहीं बोलना चाहिए, बहुत बार ट्वीट करके, लेकिन ये जगदीप धनखड़ है, ये गवर्नर, ये स्पेशल गवर्नर है, और जो बोले हैं ये परंपरा भी नहीं है कि ओथ टेकिंग के बाद गवर्नर ऐसे बोलेंगे, लेकिन आप संविधान को रक्षा करने के लिए बोल रहे हैं, ये लॉजिक है, मान ले रहा हूं। लेकिन इसमें मेरा सिर्फ ये कहना है कि अगर शांति हम चाहते हैं तो एक कॉन्सेंसस जो आज इवॉल्व करने की कोशिश गवर्नर सीएम दोनों ने किए हैं, ठीक है, और उसमें क्या है, देखिए, हम जार्सी हमारे तृणमूल और बीजेपी का नहीं है, तो डेड बॉडी मैं बांग्ला चैनल में देखा, एक तृणमूल का भी ब्लॉक प्रेसिडेंट का डेड बॉडी मैं देख रहा था, वो भी लाश है, वो भी तृणमूल का लाश है, वो हिंदी चैनल में नहीं दिखाई दे रहा है, बांग्ला चैनल में सब लोग दिखा रहे हैं। जयंतुदा, तो हम इसमें मेरा कहना है कि लाश है, तृणमूल के जो विक्टिम है उसको हम
बोलेंगे कि वो लाश नहीं है, बीजेपी जो विक्टिम है और स्टैटिस्टिक्स अलग अलग नहीं है जी, बिल्कुल ठीक है। बीजेपी मरे हैं, कितना टीएमसी मरे हैं, मुझे लगता है इट्स नॉट द सॉल्यूशन। बंगाल में विधानसभा चुनाव के परिणाम आते ही हिंसा का दौर शुरू हो गया और आज जब ममता बनर्जी ने तीसरी बार बंगाल के मुख्यमंत्री के पद की शपथ ली तो राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने उन्हें राजधर्म याद दिलाया। ये स्थिति क्यों आई? डॉक्टर संबित पात्रा, रिजू दत्ता, जयंतो घोषाल जी तीनों हमारे साथ हैं। डॉक्टर संबित पात्रा, हम और रिजू दत्ता जी आपके पास आने का समय है, लेकिन क्योंकि जयंतो दा की बात पूरी भी नहीं हो पाई थी, लेकिन जयंतो दा की बात से संबित जी, रिजू जी, एक बहुत अच्छा संदेश यहां पर गया था, एक समन्वय की जयंतो दा जो आपने बात की, साथ में दोनों दलों के लेकर चलने की बात की। और जब तक पक्ष और विपक्ष, कहते हैं ना रचनात्मक विपक्ष, जब तक कंस्ट्रक्टिव नहीं होगा विपक्ष, तब तक उस राज्य या उस देश का विकास बहुत अच्छी तरह से नहीं हो सकता। जयंतो दा, संबित जी और रिजू जी दोनों बड़े दलों के रिप्रेजेंटेटिव हैं। कोई ऐसा आप इन्हें सलाह देना चाहेंगे, ऐसा सजेशन देना चाहेंगे जिससे अब ये हिंसा खत्म हो, हेट्रेड खत्म हो, नफरत खत्म हो, बाहरी और बंगाली का मुद्दा खत्म हो और अब मिलकर ये लोग काम करें, बंगाल में रहें? सिर्फ मुझे ये कहना है सैयद कि संबित को मैं एडवाइस क्यों दूं, मतलब संबित इज अ वेरी रिस्पॉन्सिबल एंड वेरी गुड स्पोक्समैन। सिर्फ मेरा मित्र नहीं है, वो बहुत रैशनल पर्सन है, और रिजू तो मेरा भाई जैसे हैं। लेकिन मेरा सिर्फ ये कहना है कि पश्चिम बंगाल में हिंसा का संभावना ज्यादा है। ये चुनाव के पहले ही सेंट्रल लीडरशिप ऑफ बीजेपी, होम मिनिस्ट्री, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पता था, क्योंकि पश्चिम बंगाल में कास्ट वायलेंस, कम्युनल वायलेंस कम होता है, लेकिन पॉलिटिकल वायलेंस में बहुत ज्यादा रिकॉर्ड है, पास्ट रिकॉर्ड है। और इसीलिए ना 8 फेज में चुनाव किया गया है। ममता ने अपोज किए थे, लेकिन 8 फेज में चुनाव किया गया है। बीजेपी भी चाहते थे 8 फेज में क्यों हो, उसका आर्गुमेंट भी दिया गया है कि वायलेंस नहीं होगा, उसमें ज्यादा पैरामिलिटरी फोर्स का भी मोबिलाइजेशन होगा, क्योंकि पैरामिलिटरी फोर्स का भी लिमिटेशन होता है, एक जगह से दूसरी जगह 5 राज्यों में चुनाव हो रहा है। तो ये जब पैरामिलिटरी फोर्स का भी डिप्लॉयमेंट हुआ तो ममता ने जो टाइम फ्रेम दिया था, तृणमूल कांग्रेस, बीजेपी ने बोला गैप बढ़ाना पड़ेगा। 2 महीने से चुनाव चला कोरोना टाइम में, क्योंकि पैरामिलिटरी फोर्स का मोबिलाइजेशन होना ठीक है, क्योंकि स्टेट पुलिस को ऑपरेट नहीं करते हैं, उसको टोपोग्राफी को ज्ञान होने के लिए टाइम भी लिया गया है, और वो फ्लैग मार्च किया हर जगह कॉन्फिडेंस देने के लिए। और जो गवर्नमेंट है वो इलेक्शन कमीशन का टेक ओवर करते हैं, हम जानते हैं। वो बेसिकली चुनाव के समय जो आज ममता जी ने बोले हैं 3 महीने जो है, और कितने ऑफिसर्स को ट्रांसफर किया गया है कि वायलेंस ना हो और पीपुल का कॉन्फिडेंस मतलब किया जाए। और इसीलिए डीएम एसपी जो आज ममता रिवर्स कर रहे हैं मैंडेट लेके, ममता बनर्जी का अपना सिक्योरिटी ऑफिसर वो भी चेंज कर दिया गया है विदाउट कंसल्टिंग चीफ मिनिस्टर। लेकिन वो भी देखिए परिवर्तन हो गया, अभी फिर वो वापस आ गए हैं। जो सिक्योरिटी, नॉट डीजी, नॉट जो पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर, यूजुअली कोई चीफ मिनिस्टर का पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर कोई चुनाव में चेंज हुआ है चुनाव के समय इलेक्शन कमीशन के थ्रू? मैं रिसर्च कर रहा था, अभी तक मुझे मिला नहीं है। लेकिन मेरा सिर्फ ये कहना है कि जब आप, इसका मतलब क्या है, मैंडेट दिखाता है कि आपने इतना कॉन्शियसनेस इवॉल्व करने की कोशिश की है बंगाली जनता को, लेकिन वो मैंडेट आपको मिला नहीं। लेकिन गवर्नमेंट का एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीड्योर तो था हिंसा मुक्त करने के लिए, रक्त रंजित ना हो। लेकिन अभी जब हो गया है तो तू मैं करके किसका कितना मरे हैं, तृणमूल का ज्यादा या बीजेपी का ज्यादा, जो जहां जीतता है वो लड़ाई करता है। और इसमें देखिए अगाथा क्रिस्टी का जो फॉर्मूला है ना कि मर्डरर कौन है तो हु इज द बेनिफिशियरी, अभी ये जो हो रहा है इसमें ममता बनर्जी कैसे बेनिफिशियरी होगा? तो रूलिंग पार्टी है, उसको ब्लेम तो हम ममता बनर्जी 2 दिन से चर्चा कर रहे हैं सिर्फ हिंसा लेके। जब ओथ टेकिंग सेरेमनी में कैबिनेट क्या होगा, कैसे सरकार चलेगा, ये चर्चा का विषय होना चाहिए था। अभी तो एजेंडा हो गया हिंसा। अभी इस समय ममता का इसमें नुकसान है। अगर अभी 5 साल तो अभी राष्ट्रपति शासन अगर होगा तो अलग बात है, लेकिन बीजेपी को 5 साल मिलेगा लड़ाई करने के लिए। अब नेक्स्ट 5 इयर्स के बाद चुनाव में जीत के फिर बीजेपी आ सकता है, इतना बड़ा पार्टी बन गया। इस समय जो पॉलिटिकल सिम्बायोसिस, जो अंतरे बेते के किताब में पढ़ा था, रूलिंग पार्टी और अपोजिशन को एक पॉलिटिकल सिम्बायोसिस होना जरूरी होता है। अगर देश के लिए हम सोचते हैं तो कम से कम लुंगी धारी वर्ड कैलाश जी ने बोले हैं, लुंगी, बंगाली लोग, हिंदू लोग भी लुंगी पहनते हैं,
मिथुन चक्रवर्ती लुंगी पहनते हैं, ज्योति बासु बहुत लुंगी का शौकीन थे। तो लुंगीधारी बोलने से आप फिर डिस्कनेक्ट कर रहे हैं बंगाली को। ठीक है। और इस समय हिंसा के समय आप लुंगीधारी करेंगे दादा, तो उसमें नुकसान आपका हो रहा है। तो मुझे लगता है इसीलिए थोड़ा संयम से आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है। संबित जी, आज जब राज्यपाल ने ममता बनर्जी को कहा कि आपको हिंसा रोकनी चाहिए और आपको तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए, ममता बनर्जी ने तुरंत पलट के जवाब दिया कि सख्त से सख्त कार्रवाई होगी और किसी को बख्शा नहीं जाएगा, जो भी दोषी होगा उसे सजा मिलेगी। आप इस बात पर विश्वास करते हैं? अब आपको लगता है कि बंगाल में जो खून खराबा शुरू हुआ था वो थमेगा? और दूसरा साथ ही साथ संबित जी, जिस इस कार्यक्रम की शुरुआत में जो हम चाहते थे क्योंकि बंगाल में अब आपकी संभावनाएं बहुत ज्यादा हैं, हो सकता है अगली पार्टी बंगाल में जो हो सत्तारूढ़ पार्टी वो बीजेपी हो 5 साल बाद। तो आपको लगता है कि ये जो एक डिवाइड है बांग्ला और बहारी का, भले ही ये टीएमसी की तरफ से है, उसको तोड़ने में और गले मिलने में, हाथ मिलाने में, नजदीक आने में कोशिश करनी चाहिए संबित जी? सईद भाई, जितने लोग मारे गए हैं, पहले तो बता दूं, कोई भी हिंदी स्पीकिंग आदमी नहीं मारा गया है, सब बंगाली बंधु ही मारे गए हैं। महिलाएं भी बंगाली ही हैं और पुरुष भी जो है वो बंगाली ही हैं। तो इसलिए ये बाहरी और बंगाली का नैरेटिव तो इस हिंसा में है ही नहीं, नंबर 1। और ईश्वर करे ऐसा नैरेटिव भी ना हो, क्योंकि बंगाल के लोग भी पूरे हिंदुस्तान में रहते हैं और पूरे हिंदुस्तान के लोग भी बंगाल में रहते हैं। तो इससे एक असौहार्द का मौसम पैदा होगा। इस नैरेटिव को छोड़ देते हैं। दूसरी बात, देखिए, मृत्यु के तांडव का और प्रशासन द्वारा स्पॉन्सर्ड हिंसा का कोई एक्सक्यूज नहीं होता। हमने पहले क्या भाषण दिया था, ये सब कोई मायने नहीं रखता है, स्पॉन्सर्ड टेररिज्म का और स्पॉन्सर्ड आतंक का। देखिए, मैं पूछना चाहता हूं, एक उदाहरण देखिए, अगर उत्तर प्रदेश में 325 सीट पाने के बाद वहां 20 लोगों की हत्या कर दी जाती, सपोज करिए हत्या कर दी जाती, तो क्या ऑपोजिशन यही कहता कि एक बार आप कांग्रेस के साथ बैठ के बात कर लीजिए, देखिए जी योगी आदित्यनाथ जी को कितना बढ़िया मैंडेट मिला है, लोगों ने उनको पसंद किया है, और देखिए ये तो केरल वाले तो बाहरी लोग हैं, येचुरी जी तो बाहरी हैं, इनको नहीं कहना चाहिए, और वो तो उत्तर प्रदेश के ओरिजिनल हैं योगी जी। आप लोग बैठ के कंसेंसस बना लीजिए, अब मारामारी बंद करिए। देखिए सईद जी, बहुत फर्मली मैं कहना चाहता हूं, अत्याचार सहने वाला भी अत्याचार होने से बड़ा पापी है। जो अत्याचार करता है उतना ही बड़ा पापी अत्याचार सहने वाला भी है, ये भगवान कृष्ण ने कहा। इसलिए हक और अधिकार के लिए लड़ना ये नैतिकता है, यही भारत का संविधान। कंसेंसस से वायलेंस नहीं रोका जाता है। अगर कंसेंसस से और अंडरस्टैंडिंग से वायलेंस रोका जाता तो ये हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, पुलिस कचहरी और एफआईआर, थाने इत्यादि होते ही नहीं। कहीं भी मर्डर हो जाता, कहीं भी रेप हो जाता, तो हम बोलते हैं आप बैठी कंसेंसस कर लीजिए। जिन महिलाओं को बाल पकड़कर खींचा गया है, सड़क के बीच में उनकी आबरू लूटी गई है, क्या उनके पतियों को, उनके बच्चों को और उनको तीनों को हम बैठ के समझाएंगे देखो माता जी ये आप कंसेंसस कर लीजिए, ये कंसेंसस से चलेगा नहीं। न्याय, उनको न्याय चाहिए। दूसरी बात, देयर इज नो टर्म, जयंतदा को मैं बहुत पसंद करता हूं और ऐसे बहुत अच्छे लोग बहुत कम होते हैं, मगर जयंतदा ने एक शब्द इस्तेमाल किया, बेनिफिशियरी। मैं इसमें बेनिफिट किसका हुआ और किसका लॉस हुआ इन हत्याओं में मैं बिल्कुल नहीं देखना चाहता हूं। मैं तराजू में इन डेड बॉडीज को डाल करके बटेर रख के एक तरफ मैं मापना नहीं चाहता हूं कि ये डेड बॉडीज भारी हैं या ये पॉलिटिक्स भारी है, बिल्कुल नहीं। मेरे को चिंता है कि किस प्रकार से वो माँ जो अपने बच्चे के लाश पर बिलख रही है, किस प्रकार उसको न्याय मिले और किसी की माँ की गोद ना उजड़े। बस दिस इज ऑल आई वांट, और कुछ नहीं चाहिए। क्यों? और ये प्लीज मैं हाथ जोड़ के कहता हूं, ये बाहरी 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 बंद करिए। देखिए, मैं संबित पात्रा हूं, हमारी दादी इत्यादि सब बंगाली है, हम वी आर हाफ बंगालीज। मैं तो खैर इस कल्चर को जानता हूं, आप भी मुझे जानते हैं, मगर प्लीज ये हिंदी लोगों को बाहरी मत बोलिए, क्योंकि बंगाल के लोग पूरे हिंदुस्तान से जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक रहते हैं। ये आक्रोश का विषय बन जाएगा अगर बार बार सबको जो भी हिंदी कहता है उसको कहा जाएगा ये बाहरी लोग हैं, अगर ये बाहरी लोग यहाँ आएंगे तो हम इनको छोड़ेंगे नहीं। इस प्रकार का नैरेटिव प्लीज मत बनाइए। बंगालीज आर वेरी इंटेलिजेंट एंड कंट्री नीड्स देम। बिल्कुल ठीक संबित जी। और जी, अब मैं कुछ बोलूं? बिल्कुल, आप ही का टर्म है और आप ही से कार्यक्रम खत्म भी करेंगे हम, क्योंकि समय खत्म हो रहा है। लेकिन संबित जी, वो जो ये बात चल रही थी ना, हिंसा में बाहरी और बंगाली का मुद्दा नहीं था, हमारा वो उद्देश्य नहीं था। हम ये कह रहे थे कि जो ये पूरे चुनाव प्रचार में बाहरी बंगाली चला, और हमने तो ये भी कहा कि ये आपकी तरफ से नहीं था, टीएमसी की तरफ से था। रिजू दत्ता जी,
ठीक है, संबित जी की बात से हम सहमत है, लेकिन हम ये भी चाहते हैं कि ये भी सच्चाई है कि जब पक्ष और विपक्ष मिलकर काम करता है तो विकास होता है, पक्ष और विपक्ष मिलकर काम करता है तो हिंसा रुकती है, पक्ष और विपक्ष मिलकर काम करता है तो बहुत सारे मुद्दे सड़कों पर जाने, हिंसा में तब्दील होने, अदालतों में जाने से रुक जाते हैं। ये भी सच्चाई है। रिजू जी, अब आप वहां पर बड़ी पार्टी हैं, आपकी सरकार है, आपका क्या फर्ज नहीं बनता जो जयंतोदा बोल रहे हैं, जो हम कह रहे हैं और जो देश की जनता चाह रही है कि बंगाल में शांति हो और वहां पर मिलजुल कर काम? सईद जी, देखिए, पहले तो बंगाल में शांति का माहौल शुरू हो चुका है और शांति ही बना रहेगा। दूसरी बात, हम लोग सरकार में हैं तो इसलिए बंगाल का हर निवासी हमारा जिम्मेदारी है। वो टीएमसी के कार्यकर्ता हो, बीजेपी के हो, कांग्रेस के हो, सीपीएम का हो, वो कोई मायने नहीं रखता। उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी है। जो बीजेपी के कुछ लोग अपने घर छोड़ के कलकत्ता आ गए थे, हमारा पूर्व सांसद, मैं नाम लेके बोल रहा हूँ, कुणाल घोष जी जिम्मेदारी लेके उनको उनके घर भेजे हैं और वहां पर वो खड़े होके ये उन्होंने तय किया है कि उनको पूरा सुरक्षा मिले। हमको इसके लिए विपक्ष की जरूरत नहीं है। और दूसरी बात, आपने कहा विपक्ष का भी आपको साथ लेना चाहिए, तो आपके इस शो की शुरुआत में आपने नड्डा जी का प्रेस कॉन्फ्रेंस हमें सुना है। आज भी उन्होंने जो इलेक्शन में कैंपेन में उन्होंने कहा, आज भी वो बात कर रहे हैं, आज भी उन्होंने यूज किया वर्ड तुष्टीकरण। जयंतोदा ने बोला, कैलाश जी ने यूज किया वर्ड उसमें खत्म कर दीजिएगा रिजू जी। ठीक है, नहीं मैं 30 सेकंड में खत्म करना। उन्होंने बोला तुष्टीकरण की राजनीति, उन्होंने बोला कि हम जब देश टूटा था वैसा हिंसा हो रहा है। ये सब भड़काऊ भाषण इनको देने के लिए बंद कीजिए, इनको बोलिए वापस जाने की। ये सब उन्होंने इलेक्शन ठीक है, तभी तो रिजू दत्ता जी, संबित पात्रा जी, जयंत घोषाल जी, आप तीनों का बहुत धन्यवाद। हम इसी बात पर चर्चा कर रहे थे कि पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार हिंसा के बाद क्या स्थिति सुधरेगी, क्योंकि राज्यपाल ने शपथ दिलाते ही मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से कहा कि राजधर्म का पालन कीजिए। ममता बनर्जी ने कहा कि हां, हम हिंसा को रोकेंगे। उधर बीजेपी की तरफ से बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा धरने पर बैठ गए।